हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। जेक बोर्ड की तरफ से क्लास 12th का अकाउंटेंसी का जो मॉडल पेपर आया है आप लोगों का, उसका हम लोग आज जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। और अगर आप लोगों ने मॉडल पेपर को अच्छे तरीके से देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन में आपको 3 सेक्शन में क्वेश्चन मिलेगा। एक वेरी शॉर्ट टाइप, एक शॉर्ट टाइप और एक लॉन्ग टाइप। 2 नंबर का क्वेश्चन, 3 नंबर का क्वेश्चन और 5 नंबर का। तो 2 नंबर का क्वेश्चन यानी सेक्शन ए पे आपका जितना भी क्वेश्चन दिया है उसमें से सारा का सारा क्वेश्चन आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। हम आपको इस वीडियो में सेक्शन बी और सेक्शन ए और सेक्शन बी सोल्व करवाएंगे। थ्योरेटिकल को हम समझाएंगे, जहां जहां जर्नल बनाना है वहां वहां बनाएंगे। और सेक्शन सी में जितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है सारा का सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन सी को सोल्व करेंगे। क्योंकि सेक्शन सी में लॉन्ग वीडियो है इसलिए उसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन सी को कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में सेक्शन ए और सेक्शन बी के लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। और इसका अगर ऑब्जेक्टिव का वीडियो देखना है तो उसका वीडियो डाल चुके थे, ऊपर आई बटन में लिंक आएगा, डिस्क्रिप्शन में चले जाना। प्लेलिस्ट में भी, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का भी लिंक देंगे। मॉडल पेपर 2025 के लिए, 24 के लिए, 23 के लिए, 22 के लिए पिछले 4 सालों का सारा मॉडल पेपर एक ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा, तो उन सबको जरूर देखना ताकि एग्जाम में आप उतने अच्छे नंबर से पास हो सको। चलो तो देखो, ये हम लोगों को पता है मॉडल पेपर है। इसमें आपको देखो सेक्शन बी पे जो पहला सेक्शन मिला है आपको, जिसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। और इसमें आप लोगों को ना एग्जाम में भी सेम होगा। टोटल 8 क्वेश्चन आप लोगों को दिया जाएगा, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन बनाना रहेगा, ठीक है। चलो तो देखो, पहला थ्योरेटिकल क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 32 में बोल रहा है हम लोगों को लाभ हानि नियोजन खाता क्या है, व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको आपको इसका थ्योरी लिखना है जो आपको बुक में मिल जाएगा, हम बस समझा दे रहे हैं। लाभ हानि विनियोजन खाता यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसको साझेदारों का प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए बनाया जाता है, यानी पार्टनर्स के बीच जो डिविजिबल प्रॉफिट बांटा जाएगा उसको निकालने के लिए बनाया जाता है। ये एक नाममात्र खाता होता है, यानी एक नॉमिनल अकाउंट होता है। और इसमें साझेदारों से संबंधित लेन देनों को दिखाया जाता है। जैसे अगर फार्म का कोई प्रॉफिट या लॉस है उसको दिखाएंगे, पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, रेंट, रेमुरेशन, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। और लास्ट में जो पार्टनर्स को प्रॉफिट या लॉस मिलेगा उस चीज को इस अकाउंट में दिखाते हैं। इसी को बोला जाता है लाभ हानि विनियोजन खाता, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बस आपको इसका थ्योरी लिखना है, और थ्योरी ज्यादा नहीं, चूंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है इसलिए अगर आप 3 से 4 लाइन में भी आप थ्योरी लिख देते हो तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो उसी टाइप का आपको थ्योरी लिखना है, बुक में सारा थ्योरी दिया है, हम सारा थ्योरी आपको समझाते जाएंगे। अधिलाभ का सूत्र बताइए, गिव द फॉर्मूला ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का पूछ रहा है, क्या फॉर्मूला होता है। तो हम सबको पता है फॉर्मूला, कि फॉर्मूला होता है हम लोगों का सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हिंदी वाले लोग भी इंग्लिश में ही फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। हर एक चीज का अच्छा से स्क्रीनशॉट लेते हुए चलोगे, हो गया ये चीज। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। पुनर्मूल्यांकन खाता क्या है। अब ध्यान से सुन लो कि पुनर्मूल्यांकन खाता क्या होता है, यानी व्हाट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो लिखना कि पुनर्मूल्यांकन खाता यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नाममात्र खाता यानी एक नॉमिनल अकाउंट होता है। पुनर्मूल्यांकन खाता को साझेदारी फार्म के पुनर्गठन के समय बनाया जाता है, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट को पार्टनरशिप फार्म के रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय में बनाया जाता है। पुनर्मूल्यांकन खाता यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट एक ऐसा खाता होता है, एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें एसेस्ट और लाइबिलिटीज के रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट अमाउंट को दिखाया जाता है। कौन एसेट और कौन लाइबिलिटी कितना रुपया से इंक्रीज या डिक्रीज हुआ उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिखाया जाता है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं एसेट और उन्हीं लाइबिलिटीज को दिखाते हैं जिसका अमाउंट या तो इंक्रीज होता है या तो डिक्रीज होता है। लास्ट में इस अकाउंट को बनाने से प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलता है, जो ओल्ड पार्टनर्स के बीच ओल्ड रेशियो में दे दिया जाता है, ठीक है। इसका भी क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएगा, हम जो बताएं वही अगर आप लिखते हो तो भी आपको फुल में फुल नंबर मिल जाएगा। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसी कोई एक परिस्थिति बताइए जिनके अंतर्गत साझेदारी फर्म का विघटन हुआ माना जाता है। स्टेट वन सर्कमटेंसेस अंडर विच पार्टनरशिप या पार्टनरशिप फर्म डीम्ड टू हैव बीन डिजर्व, डिजर्व नहीं डिसॉल्व होना चाहिए था, ठीक है। ऐसे परिस्थितियों को बताओ जिसमें साझेदारी फर्म का विघटन हो गया यानी बंद हो गया, ये मान लेंगे। तो भाई सबसे पहला तो आप लिख सकते हो कि साझेदारी फर्म का विघटन होने का कई कंडीशन है।
सबसे पहला तो होता है अगर साझेदार खुद चाहे तो बंद कर सकता है, जिसको ऐच्छिक समापन बोलते हैं, वॉलंटरी या हाँ, वॉलंटरी एग्जिस्ट या वॉलंटरी डिसॉल्व। दूसरा, कोर्ट उसको बंद कर देता है, यानी डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। तीसरा आपका अगर पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन, अगर पार्टनरशिप फॉर्म का इंसॉल्वेंट हो जाए, अगर पार्टनरशिप साझेदारी फॉर्म दिवालिया हो जाए, कंगाल हो जाए, तो भी बंद हो जाएगा। अगर कोई पार्टनर पागल हो गया या किसी पार्टनर का मृत्यु हो गया, तो भी वो लोग चाहे तो उसको बंद कर सकता है। तो ये आपका 4-5 पॉइंट होता है जिससे साझेदारी फॉर्म को मान लेते हैं कि बंद हो गया, ठीक है? और इसमें से हमको कोई एक पॉइंट के बारे में ही लिखने बोला है, तो आप 1 नंबर पॉइंट डाल के कुछ भी आपका इन चारों में से जो मन करे आप उसको लिख देना, ठीक है? चलो, आगे आते हैं अंश क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय शेयर? तो अंश क्या होता है? पूंजी के छोटे-छोटे टुकड़ों को अंश कहा जाता है। अंश पूंजी का हिस्सा होता है जिसको कोई भी कंपनी बाजार में दीर्घ का जिसको कोई भी कंपनी यानी कोई भी सार्वजनिक कंपनी बाजार में इसलिए बेचता है ताकि उसको पूंजी की प्राप्ति हो सके। व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल इज ए स्मॉल पार्ट्स व्हाट इज शेयर? शेयर इज ए यूनिट और स्मॉल पार्ट्स ऑफ कैपिटल दैट इशूड बाय ए कंपनी फॉर देयर कैपिटल। कोई भी कंपनी शेयर को इसलिए इश्यू करता है ताकि उससे कंपनी को कैपिटल मिल सके, और कैपिटल के छोटे-छोटे टुकड़े को शेयर कहा जाता है। पूंजी के छोटे-छोटे हिस्सों को अंश कहा जाता है। ठीक है? आगे, ऋण पत्रों के शोधन से क्या आशय है? व्हाट इज मीन्ड बाय रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर? तो सिंपल बात है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब होता है रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर, यानी कि ऋण पत्रों का शोधन का मतलब होता है कि जब कोई कंपनी ऋण पत्र बेचता है, तो जब उस ऋण पत्र का कंपनी भुगतान करती है, यानी जब ऋण पत्र का पैसा कंपनी वापस करती है, तो उसको बोला जाता है ऋण पत्रों का शोधन। ऋण पत्रों की राशि का भुगतान करना ऋण पत्रों का शोधन कहलाता है। इसका मतलब है कि आपका रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब होता है रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर। जब कंपनी पैसा वापस कर देता है और अपना डिबेंचर वापस ले लेता है, तो उसी को बोला जाता है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ठीक है? आगे 37 नंबर पे बोल रहा है चालू अनुपात का सूत्र बताइए। गिव द फॉर्मूला ऑफ करंट रेशियो। तो हम सबको पता है करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी, लेकिन एग्जाम में आप लोग पूरा पूरा फॉर्मूला लिखोगे, पूरा नाम लिखना, ठीक है? करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी। इंग्लिश में ही लिखना, नंबर फुल मिल जाएगा, हिंदी वाले लोग भी, लेकिन पूरा नाम लिखना, ठीक है? आगे, व्हाट इज मीन्ड बाय कैश इक्विवेलेंट? रोकड़ समतुल्य से क्या आशय है? देखो, रोकड़ समतुल्य का मतलब होता है कोई ऐसा करंट एसेट जो अभी ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है, यानी कि वो ऑलरेडी कैश के फॉर्म में है, आपको उसको कैश में बदलने का जरूरत नहीं होता है, और उससे कोई भी एसेट पे बुरा असर नहीं पड़ता है। यानी कैश इक्विवेलेंट का मतलब होता है जो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है और उसका वैल्यू कम होने वाला नहीं है, जैसे कैश, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक इन हैंड, बैंक ओवरड्राफ्ट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। तो ये सब हम लोगों का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यानी रोकड़ समतुल्य कहलाता है। है बात समझ में मेरा? ठीक है, चलो। तो इतना हम लोगों को जो है यहाँ तक 8 क्वेश्चन हम लोगों को पूरा का पूरा थ्योरेटिकल दिया था, जिसमें से आपको कोई 6 क्वेश्चन बनाना है, लेकिन हम अभी बोलेंगे कि आप लोग आटो का आटो थ्योरी जरूर लिख लेना, एग्जाम में भले 6 गो बनाना, क्योंकि 6 गो ही बनाना है। अब आते हैं सेक्शन बी में, क्योंकि इसमें कई सारा क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो, इसमें भी जो है हम लोगों का सेक्शन बी में भी हम लोगों का 8 क्वेश्चन मिलेगा बनाने के लिए, जिसमें से हम लोगों को 6 क्वेश्चन बनाना है और 1 क्वेश्चन होगा हम लोगों का 3 नंबर का, यानी 100 यानी 3 नंबर का होगा, यानी 18 नंबर हमको यहाँ से मिलेगा। अब ध्यान ये रखना कि सेक्शन बी में अगर आप कोई थ्योरी अगर आप लिखोगे, तो उस थ्योरी का आंसर एटलीस्ट आपको 150 वर्ड्स में लिखने के लिए बोला गया है। अगर थ्योरी लिखोगे तो 150 वर्ड्स में कम से कम लिखना, और अगर सेक्शन बी में अगर आपको किसी चीज का अंतर लिखने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन में, यानी अगर क्वेश्चन में आपको किसी चीज का डिफरेंस मिल गया, तो एटलीस्ट आप कम से कम 3 से लेकर के 5 डिफरेंस को जरूर लिखोगे। मेरा सजेशन होगा अगर आप 5 डिफरेंस लिख सकते हो तो जरूर 5 डिफरेंस लिखना, अगर नहीं लिख सकते हो तो आप कम से कम 3 डिफरेंस लिखोगे, और अंतर जब भी बोलेगा तो उसको आप हमेशा टेबल में बना करके दिखाना ताकि फुल में फुल नंबर मिल जाए, ठीक है? अब देखो, क्वेश्चन में यही बोल दिया त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात में कोई 3 अंतर बताइए। टेल एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ गेनिंग रेशियो। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक टेबल बनाना है और उस टेबल में आप लोगों को इसका अंतर को समझाना है, ठीक है? यहाँ लिखना है अंतर का आधार, यहाँ लिखना है सैक्रिफाइस रेशियो, पूरा हिंदी में लिखना त्याग अनुपात, और इंग्लिश में लिखना लाभ प्राप्ति अनुपात ना, यानी गेनिंग रेशियो। अब सबसे पहला जब आप अंतर लिखोगे तो सबसे पहले यहाँ अर्थ लिखना, दूसरा में आप चाहे तो यहाँ पे सूत्र यानी कि फॉर्मूला लिख सकते हो। 3 अंतर बोला ना, सूत्र हो गया, फॉर्मूला और जरूरत।
कि भाई किसको कब निकाला जाता है। तो अगर आपने थोड़ा-सा भी अगर अकाउंट्स पढ़ा हुआ है तो आपको पता ही होगा कि सैक्रिफाइस रेशियो का मतलब होता है कि जब कोई साझेदार अपने हिस्से में से दूसरे पार्टनर को शेयर देता है, यानी अपने लाभ में से दूसरे को हिस्सा देता है, तो उसको सैक्रिफाइस बोलते हैं। गेनिंग का मतलब जब कोई पार्टनर दूसरे का हिस्सा ले लेता है तो उसको गेनिंग बोला जाता है। सूत्र होता है सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला होता है सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होगा गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक। जरूरत सैक्रिफाइस रेशियो का जरूरत कब पड़ता है? एडमिशन के समय में। सैक्रिफाइस रेशियो का जरूरत कब पड़ता है? एडमिशन के समय में, यानी प्रवेश के समय में। और गेनिंग रेशियो का जरूरत कब पड़ता है? रिटायरमेंट के समय में या डेथ के समय में। गेनिंग रेशियो का जरूरत पड़ता है रिटायरमेंट के समय में, यानी कि डेथ के समय में या रिटायरमेंट के समय में। तो भाई ये 3 अंतर एकदम सॉलिड अंतर है। इसी टाइप का अगर आप टेबल में लिखोगे तो आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटना है। देखो, हम चाहे तो हम सारा थ्योरी का आंसर आप लोगों को दे सकते हैं, लेकिन याद है ठीक आज से 2 महीना पहले हम आप लोगों को 75 मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिए थे और बोले थे कि इसको कर लो। इतना कर लोगे तो इसी से सारा थ्योरी पूछेगा, और देखो ना, जितना थ्योरी वहां दिए थे सारा का सारा थ्योरी आपको मॉडल पेपर में पूछा और सारा का सारा थ्योरी आपको एग्जाम में भी देगा। ठीक है, चलो हो गया ये चीज। आगे, अंशों के हरण तथा पुनः निर्गमन पर कौन कौन सी प्रविष्टियां की जाती है? व्हाट एंट्रीज आर पास्ड इन केस ऑफ फॉरफिटेड एंड रीइश्यू ऑफ शेयर। अब देखो इसको समझना, शेयर फॉरफिटेड करते समय और री इश्यू करते समय कौन कौन सा जर्नल एंट्री बनाना है ये बोल रहा है। ठीक है, चलो बनाते हैं जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से पॉइंट नंबर 1 डाल के हेडिंग लिखेंगे और यहाँ हम लोग साफ साफ लिख देंगे जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज फॉर फॉरफिटेड ऑफ शेयर, जर्नल एंट्रीज फॉर फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स। चलो, शेयर्स को फॉरफिटेड करने का क्या जर्नल एंट्री बनता है? अब आप लोगों को पता होगा कि जब शेयर को फॉरफिटेड किया जाता है तो दो चीज देखा जाता है कि शेयर इशू क्या में हुआ था। क्या शेयर एट पार में इशू हुआ था या शेयर एट प्रीमियम में इशू हुआ था? क्योंकि दोनों का जर्नल अलग बनेगा। तो इसमें पॉइंट नंबर 1 डाल के हम लोग लिखेंगे व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार। ये मान के चल रहे हैं कि शेयर किस में इशूड हुआ था? एट पार में। अगर शेयर एट पार में इशूड हुआ था, देखो हम कलरफुल पेन का यूज कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, एक ही ब्लू पेन यूज करना। व्हेन शेयर इशूड एट पार, जब शेयर को इशूड किया गया था एट पार में, उस समय फॉरफिटेड किए। तो जर्नल एंट्री इसका बनेगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर्स। एक मिनट रुको, थोड़ा सा गलती हो गया, थोड़ा नहीं थोड़ा ज्यादा गलती हो गया। ठीक है, देखो जर्नल एंट्री इसका हम लोग का बनेगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि शेयर कैपिटल आ जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर्स कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। ठीक, ये शेयर जब इशू किसमें हुआ था? ये तब का है जब शेयर इशू हुआ था एट पार में। और अगर शेयर इशू होगा एट डिस्काउंट में, व्हेन प्रीमियम में, यानी व्हेन शेयर्स आर इशूड एट डिस्काउंट। अगर शेयर किस में इशू हुआ था? डिस्काउंट में। तो भाई अगर शेयर डिस्काउंट में इशू हुआ था तो उस समय देखा जाता है कि अगर शेयर डिस्काउंट में इशू हुआ था, शेयर अगर डिस्काउंट में इशू हुआ था, तो उस समय प्रीमियम का पैसा पेड हुआ था या नहीं हुआ था। तो दोनों एंट्री अलग अलग बनता है। तो इसमें भी हम लोग पॉइंट नंबर 1 में 1 डाल के लिख रहे हैं व्हेन प्रीमियम पेड, व्हेन व्हेन प्रीमियम पेड। जब प्रीमियम क्या हो गया है? पेड हो गया है। अगर प्रीमियम पेड हो गया है तो सेम ऊपर वाला ही एंट्री रिपीट करेंगे, तो आपको यही सेम एंट्री को यहां दोबारा लिख देना है। ठीक है, और अगर अगर फिर यहां पे पॉइंट नंबर 2 डालेंगे, और जब शेयर क्या होता है, जब शेयर इशूड हुआ था उसमें प्रीमियम ड्यू था और उस समय फॉरफिटेड किए, व्हेन शेयर्स आर इशूड एट डिस्काउंट। ओहो, हड़बड़ी में क्या क्या लिख दे रहे हैं हम, जल्दीबाजी के चक्कर में। यहाँ प्रीमियम होगा ना, प्रीमियम। देखो, प्रीमियम पे ये देखा जाता है कि जब शेयर को फॉरफिटेड हम लोग कर रहे हैं, अगर वो प्रीमियम पे इशू हुआ था तो भाई प्रीमियम पेड हो गया था या ड्यू था? अगर प्रीमियम पेड हो गया है, व्हेन प्रीमियम पेड, व्हेन प्रीमियम
पेड, तो ऊपर वाला यही जर्नल एंट्री को यहाँ रिपीट करेंगे। और दूसरा कंडीशन होता है जब प्रीमियम का पैसा ड्यू हो, तो उस समय में क्या होगा, व्हेन प्रीमियम ड्यू। जब प्रीमियम का पैसा क्या हो, ड्यू है, प्रीमियम का पैसा ड्यू है, तो उस समय जर्नल एंट्री हम लोगों का बनेगा, सेम यही जर्नल एंट्री होगा, बस डेबिट में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो जर्नल एंट्री हम लोगों का बनेगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, और टू शेयर कॉल्स इन एरियर अकाउंट, शेयर कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। तो ये अब तक जो हम लोग जर्नल एंट्री बनाए हैं वो सारा जर्नल एंट्री सिर्फ और सिर्फ फॉरफिटेड का है। अब हम लोग री इशू का बनाएंगे, तो जब री इशू का बनाएंगे तो यहाँ पॉइंट नंबर 2 डालेंगे इस तरीके से और पॉइंट डालेंगे। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे हम लोग व्हेन नहीं, यहाँ लिखेंगे हम लोग जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज फॉर री इश्यू ऑफ शेयर, जर्नल एंट्री फॉर री इश्यू ऑफ शेयर्स। अब देखो जब शेयर्स को री इश्यू किया जाता है तो उसमें यह देखा जाता है कि री इश्यू किसमें हो रहा है, ठीक, एक 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 करके। सबसे पहला जब शेयर री इश्यू हो एट पार में, शेयर किसमें री इश्यू हुआ है, एट पार में। अब अगर एट पार में री इश्यू हुआ है तो जर्नल एंट्री बनेगा इसका बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिट, बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ जर्नल एंट्री बनेगा इसका बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और दूसरा जब शेयर को क्या किया गया था, एट डिस्काउंट में, एट प्रीमियम पे री इशू किया गया है, अगर एट प्रीमियम पे, तो जर्नल एंट्री इसका क्या बनेगा, प्रीमियम का बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर या टू 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 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये किसके लिए, प्रीमियम के लिए। एक और चीज होगा जब इशू किसमें किया गया हो, इशू किया गया हो डिस्काउंट में, ठीक है, तो डिस्काउंट का हम यहां लिख दे रहे हैं एट डिस्काउंट, अगर इशूड किया गया था डिस्काउंट में, हो गया, तो डिस्काउंट का एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, हो गया। ऊपर वाला सारा जर्नल एंट्री था फॉरफिटेड का, ये सारा जर्नल एंट्री री इशू, एट पार में, एट प्रीमियम में और एट डिस्काउंट में। इसके बाद एक जर्नल एंट्री आपको और बनाना है यहाँ पे, वो किस चीज का सर, तो पॉइंट नंबर 3 हम डाल दे रहे हैं। एक जर्नल एंट्री होगा जब कभी भी शेयर को फॉरफिटेड करके री इशू किया जाएगा तो हमेशा कैपिटल रिजर्व में भेजने का जर्नल एंट्री बनेगा। तो यहां लिख दे रहे हैं हम लोग व्हेन शेयर फॉरफिटेड ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व, तो इसका जर्नल एंट्री होता है आपका शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये कंपलसरी है ये जर्नल एंट्री बनाना, अगर शेयर फॉरफिटेड होके री इशू हुआ है तो री इशू में ये जर्नल एंट्री बनाना एकदम कंपलसरी है, ठीक। ऊपर का सारा जर्नल एंट्री देखो हम दिखा दे रहे हैं फिर से। ऊपर का ये जो जो भी जर्नल एंट्री है, ये जर्नल एंट्री है मेरा शेयर को क्या करने का, इशू करने का। चलो ये देखो, ये जर्नल एंट्री है शेयर को फॉरफिटेड करने का। पहला, अगर शेयर इशूड हुआ था एट पार पे तो ये जर्नल बनेगा। दूसरा एंट्री, अगर शेयर को फॉरफिटेड किया गया था और शेयर जिसको फॉरफिटेड किया गया था वो इशू हुआ था प्रीमियम पे, और अगर प्रीमियम पेड है तो सेम ऊपर वाला जर्नल रिपीट करेंगे, और अगर प्रीमियम ड्यू है तो सेम जर्नल रहेगा, बस सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट में दिखाएंगे। फॉरफिटेड हो गया। अब री इशू, तो भाई जब शेयर को री इशू करेंगे हम लोग तो री इशू करते समय में देखना है ये एट पार में री इशू करने का एंट्री,
ये एट प्रीमियम पे रीइश्यू करने का और ये एट डिस्काउंट में। अगर शेयर को फॉरफिटेड करके रीइश्यू किए हैं तो ये तीसरा फॉरफिटेड को कैपिटल रिजर्व में भेजना है, ये जर्नल एंट्री कंपल्सरी बनाना पड़ेगा। ठीक है? तो इतना जर्नल एंट्री आप याद रखना कि आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है? और ज़रूरी नहीं है कि ये जर्नल एंट्री को आप फॉर्मेट में बनाओ, नहीं, फॉर्मेट में बनाना बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन हेडिंग डाल-डाल के बनाना, ठीक है? और अगर नरेशन के साथ लिखोगे तो और अच्छा है, अगर नरेशन नहीं भी लिखो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन नरेशन लिखो तो और अच्छा है। अब देखो एक और क्वेश्चन हम लोगों को मिला है 41 पे। देखिए 41 पे बोल रहा है हम जब कभी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा, हम बार-बार बोलते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हमेशा आप इंग्लिश में पढ़ना, हिंदी में नहीं पढ़ना। अकाउंट्स हिंदी में न्यूमेरिकल कैसे बनाओगे? ठीक है? गुडविल ऑफ ए फर्म इज वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेज। एक फर्म का गुडविल निकालना है जिसका नंबर ऑफ ईयर परचेज है 3 साल का, ठीक है? और एवरेज प्रॉफिट मेथड से बनाना है, ठीक? और 5 साल का प्रॉफिट दिया। 2020 में 10,000 का प्रॉफिट, 2021 में 15,000 का प्रॉफिट, 2022 में 4,000 का प्रॉफिट, 2023 में 5,000 का लॉस हो गया है, 2024 में 6,000 का प्रॉफिट। ठीक है, चलो। जब गुडविल निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड में से, तो सबसे पहले हम लोगों को इसमें निकालना जाता है एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो पता है एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल प्रॉफिट्स, टोटल प्रॉफिट्स बाय नंबर ऑफ ईयर्स होता है ना? तो चलो टोटल प्रॉफिट जोड़ो तो पहला साल का प्रॉफिट 10,000, 10,000 में 15,000 जोड़ेंगे 25,000 हुआ, 25,000 रुपए में 4,000 जोड़ेंगे 29,000, 29,000 में 5,000 का लॉस है घट जाएगा, तो 24,000 बचेगा, 24,000 में 6,000 जोड़ेंगे 30,000, क्योंकि ये लॉस है तो लॉस को माइनस किया जाता है। तो ऊपर आ गया हम लोगों का ले दे के 30,000। नंबर ऑफ ईयर में टोटल 5 साल है, 5 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का एवरेज प्रॉफिट आ गया यहाँ पे 6,000। देखो एवरेज प्रॉफिट आया है 6,000। अब हम लोग निकालेंगे देयरफॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो भाई गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है? तो बताओ एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 6,000 आया और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया है? यहाँ देखो 3 साल दिया है, देखो 3 साल, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हम लोगों का हो गया 6 दूनी की 18 यानी 18,000 हम लोगों का हो गया आंसर। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है, इसका अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छा से इसको बना लेना। ठीक है? हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, हटाएँ, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, ठीक है चलो, आगे। अब बोल रहा है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोगों को मिल गया। फिर इंग्लिश में ही पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल है तो यहाँ गलती से ए छोड़ दिया है। हम बता दे रहे हैं ए, बी एंड सी आर पर पार्टनर्स इन ए फार्म जिसका रेशियो है 3/6, 2/6, 1/6। 3 पार्टनर है ए, बी, सी। 3/6, 2/6 और 1/6 रेशियो है। ये लोग मिल करके डी को फार्म में एडमिट कर रहा है और डी जो न्यू पार्टनर फार्म में एडमिट हुआ है वो 1/6 शेयर के लिए आया। कितना शेयर के लिए? 1/6। इंग्लिश में तो लिखबे नहीं किया है बोका लोग। 1/6 शेयर के लिए आया, बस इसके लिए हमको न्यू रेशियो निकाल करके दिखाना है। ठीक है? याद है अगर आपने थोड़ा-सा भी अगर अकाउंट्स में अगर एडमिशन का रेशियो वाला चैप्टर आपने पढ़ा है, तो सबसे पहले आपको एडमिशन में इसी टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलता है, जहाँ कंबाइंड शेयर से क्वेश्चन बनाते हैं। सेम यहाँ बनाएँगे। तो सबसे पहले अगर हमको अच्छा से समझना है तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग ओल्ड रेशियो ऑफ ए, बी एंड सी। ठीक है? ओल्ड रेशियो क्या है इसका? 3/6 है, 2/6 है और 1/6। न्यू पार्टनर डी एडमिट हो रहा है तो यहाँ लिख सकते हैं डी एडमिटेड। ठीक है? कितना शेयर के लिए? 1/6 के लिए। तब अब हम लोग यहाँ पे निकालेंगे हम लोग ये मान लेते हैं चलो लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू, और देखो हम ये मान के क्वेश्चन बना रहे हैं कि आप लोगों ने पहले से इन सब चीजों को पढ़ रखा है। लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। उस कंडीशन पे कंबाइंड शेयर होगा, कंबाइंड शेयर्स इज इक्वल टू 1 माइनस न्यू पार्टनर का शेयर 1/6। तो 1/6 को हटाएंगे, 6 एकन 6, 6 से 1 घट जाएगा तो ये हो गया 5/6 और ये कंबाइंड शेयर है ए, बी और सी का। ठीक? अब हम लोग को क्या निकालना है? अब हम लोग को निकालना है न्यू रेशियो। तो बताओ अगर हम लोग न्यू रेशियो निकालेंगे तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला होगा हम लोगों का ओल्ड रेशियो इनटू कंबाइंड शेयर। ठीक? तो सबसे पहले हम लोग किसका निकालते हैं? चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ निकालते हैं ए का। चलो सबसे पहले किसका निकालेंगे? ए का। तो यहाँ लिखते हैं ए इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो ए का देखो 3/6 है इनटू मल्टीप्लाई करेंगे कंबाइंड शेयर 5/6 है तो 5 तिया का 15 होगा और नीचे 6 छक 36। फिर लिखेंगे बी का। तो बी का देखो ओल्ड रेशियो 2/6 है, 2/6
कंबाइंड शेयर 5/6 है, 5/6 तो 5 दूनी 10 और 6 छक 36। फिर लिखेंगे सी का ओल्ड रेशियो 1/6 है और कंबाइंड शेयर 5/6 है, 5/6 तो ये हो जाएगा 5/36। अब देखो डी आया था 1/6 के लिए। अब देखो यहां अगर सबका हर देखो डिनोमिनेटर देखो 36 36 36 है, तो इसको भी 36 बदलना है, तो ये 6 है, तो 36 में बदलने के लिए यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 6/36। अब अगर सबका आ गया यहाँ, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, रुको कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं पेन का। यहाँ हम लोग लिखेंगे ठीक है, यहाँ लिखेंगे न्यू रेशियो ऑफ ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, तो न्यू रेशियो ए का न्यू रेशियो 15/36 था इच टू, बी का 10/36 आया, सी का 5/36 आया और डी का 6/36 आया। ठीक, अब जब इसको 36 को हटा देंगे तो 15:2, 10:2, 5:6। अब देखो ये तीनों तो छोटा हो जाएगा लेकिन 6 तो छोटा नहीं होगा ना, तो इसको यही छोड़ देंगे। ये हम लोग का हो गया आंसर, यानी ए बी सी का न्यू रेशियो क्या होगा 10:5, 15:10:5:6। आया बात समझ में? अच्छा से इसको नोट डाउन कर लो, अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो अब देखो एक और क्वेश्चन दिया, ये हम लोगों का डिवेंचर का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एक्स लिमिटेड इशूड 4000 8% डिवेंचर ऑफ ₹100 इट एट ए प्रीमियम ऑफ ₹10%। एक्स लिमिटेड जो है 4000 डिवेंचर इशू कर रहा है जिसका इंटरेस्ट वैल्यू 8% है, फेस वैल्यू डिवेंचर का 100 रुपया है और प्रीमियम पे बेच रहा है 10% में, यानी 100 का 10% यानी 10 रुपया, 10 रुपया प्रीमियम पे उसको बेचेगा। पेबल 20 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे 20 रुपया मांगा, एंड द बैलेंस विथ प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट, और जो पैसा बचा है 20 मांगने के बाद वो अलॉटमेंट पे सारा पैसा मांगा और अलॉटमेंट पे प्रीमियम का भी पैसा मांगा। एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर वेयर 500, और डिवेंचर को इशू करने में 500 का खर्चा हुआ। आपको जर्नल एंट्री बना के दिखाना है एक्स लिमिटेड के बुक में। भाई ये बहुत सिंपल, बहुत छोटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट नहीं है। चलो थोड़ा इसका पहले हम लोग वर्किंग नोट्स को क्लियर कर लेते हैं। क्या बोल रहा है वर्किंग नोट में, कितना डिवेंचर इशूड कर रहा है 4000, तो यहां लिख सकते हैं हम लोग 4000 डिवेंचर इशूड एट ₹100 ईच एट 10% प्रीमियम। ठीक है, चलो अब बताओ किसमें किसमें कितना कितना पैसा मांगा गया है। एप्लीकेशन पे पैसा मांगा गया, आपका एप्लीकेशन पे मांगा गया 20 रुपया और जो भी पैसा बचा वो सारा पैसा मांगा अलॉटमेंट के साथ। तो भाई अगर फेस वैल्यू 100 रुपया है और एप्लीकेशन में 2 रुपया मांगा तो पूरा अलॉटमेंट पे 80 रुपया मांगेगा और प्लस अलग से इसमें प्रीमियम भी तो मांगा है 10%। तो भाई 100 का 10% 10 रुपया होगा, तो 10 रुपया प्रीमियम, यानी 100 रुपया शेयर डिवेंचर का दाम और 10 रुपया प्रीमियम मांगा गया। ठीक है, अब अलग से क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 500 रुपया एक्सपेंसेस हुआ डिवेंचर इशू करने में, तो ये एक्सपेंसेस हुआ है डिवेंचर को इशू करने में कितना रुपया का, 500 का। ठीक है, चलो जर्नल एंट्री। अब अगर हम लोग जर्नल एंट्री बनाएंगे, आप लोग इसको लिखने के बाद जर्नल एंट्री का कॉलम खींचना और फॉर्मेट में जर्नल एंट्री बनाना। ठीक है ना, अब जर्नल एंट्री सिंपल है, इसमें तो कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। सबसे पहला एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करने का, तो रिसीव करने का एंट्री क्या होगा, रिसीव करने का एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 8%, 8% है ना, ये देखो कहां गया भाई, ये देखो 8% है, तो 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप लोग पूरा लिखोगे। फिर नरेशन में लिखना बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव, कितना रुपया डिवेंचर का पैसा मिल रहा है, तो देखो 4000 डिवेंचर है, 4000 डिवेंचर है, कितना रुपया करके, 20 रुपया करके, 20 रुपया करके, यानी 80,000 रुपया डिवेंचर एप्लीकेशन का पैसा मिला, मिल गया 80 रुपया। अब इसका ड्यू का एंट्री करेंगे, तो ड्यू का एंट्री क्या होगा, ड्यू का एंट्री होगा 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट। ठीक, वही यहाँ 80,000 रिसीव हुआ था ना, वही 80,000 ड्यू में दिखा देंगे, हो गया। इसके बाद अलॉटमेंट ड्यू का काम अब होगा। अच्छा, अलॉटमेंट ड्यू है प्रीमियम के साथ, तो जर्नल एंट्री इसका क्या बनाएंगे हम लोग, चलो अब ऊपर वाला का काम नहीं है, इसको हटाते हैं हम लोग।
अब ड्यू का एंट्री ड्यू का, तो जर्नल एंट्री बनेगा 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब देखो अमाउंट यहाँ पे हम लोग कैसे इसको पुट करेंगे, ठीक है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट को अमाउंट नहीं समझ में आता है, तो देखो डिवेंचर 4,000 का था, तो 4,000 डिवेंचर इंटू अलॉटमेंट पे 80 रुपया करके मांगा, तो 80 यानी 8 चौके 32, 3,20,000 रुपया हो गया। इसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में 4,000 इंटू प्रीमियम 10 करके था, यानी कि 40,000। तो इसको जोड़ के कितना रुपया मिलेगा यहाँ पे, 3,60,000 रुपया। नरेशन में क्या लिखोगे, नरेशन में लिखना बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ प्रीमियम, सिंपल हो गया। अब इसको रिसीव करेगा, तो रिसीव करने का एंट्री क्या बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अब ये जो पैसा रिसीव करेगा वो प्रीमियम के साथ रिसीव करेगा, तो भाई प्रीमियम के साथ टोटल 3,60,000 मिलेगा ना, 3,60,000। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ना कोई एरियर ना कोई कॉल्स इन एडवांस। अब लास्ट एंट्री बनेगा ये एक्सपेंसेस वाला, इसके नीचे एक्सपेंसेस का एंट्री बनाना है। एंट्री क्या होगा भाई, खर्चा कर रहे हैं ना, तो जर्नल एंट्री हम लोग का बनेगा एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि इसके लिए पैसा देंगे। नरेशन में लिख देना बीइंग एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, कितना रुपया खर्चा हो रहा है, 500, तो 500 रुपया डेबिट में और 500 क्रेडिट में। और ये पूरा जर्नल एंट्री कॉलम में बनाओगे, पूरा जर्नल एंट्री किसमें बनाना, कॉलम में, फॉर्मेट खींचना, सारा जर्नल एंट्री उसी फॉर्मेट में बनाओगे। क्लियर है, आ गया बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला एंट्री एप्लीकेशन रिसीव का, फिर एप्लीकेशन ड्यू का, फिर अलॉटमेंट ड्यू का प्रीमियम के साथ, अलॉटमेंट रिसीव का, और फिर एक्सपेंसेस इन इश्यू ऑफ डिबेंचर का, 5 जर्नल एंट्री मेरा बनेगा। क्लियर है, अच्छा से इसको नोट डाउन करना, सामने में क्वेश्चन पेपर रखना और इससे बनाना, एकदम इजीली तरीके से बन जाएगा। और जो चीज जैसे जैसे बनाने बोल रहे हैं वैसे ही बनाना। अब देखो ये हम लोगों का एक जो है ना, ये हम लोगों का एक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल वाला, हम समझा रहे हैं। एक्चुअल में फिर यहाँ पे क्या किया है ना, ईयर उल्टा दे दिया। यहाँ देना था 31 मार्च 2023, इसको देना था 24। भाई जैक बोर्ड ना एकदम पगला बना दिया है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ए कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। भाई इसका कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाना है। क्या क्या दिया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख है 23 का, 24 का है 30 लाख। इसके बाद हम मेरा ये एक्सपेंसेस है 17 लाख 25 लाख, अदर इनकम है 2 लाख 4 लाख, और इनकम टैक्स है इसका 30% है, इसका 40%। क्लियर है, ठीक। अब ये चूंकि कॉमन साइज स्टेटमेंट है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट होता तो इसको कंपेयर करके बनाते। कॉमन साइज में क्या होता है, 2023 का परसेंटेज अलग निकलेगा, 2024 का परसेंटेज अलग निकलेगा, और 2023 का और 24 का परसेंटेज का जो बेस होगा वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस माना जाता है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 100% होगा। 2023 के लिए 20 लाख रुपया 100% होगा, और 2024 के लिए 30 लाख रुपया 100% मेरा होगा। ठीक, अभी इसको हम बना के दिखाते हैं, टेंशन नहीं लेने का। चलो अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं, ठीक है, चलो। अरे भाई कहाँ चला गया तुम गलती से। चलो इसको यहाँ से हम लोग करते हैं थोड़ा छोटा, ठीक है। आई होप आप लोगों को दिखेगा, नहीं दिखेगा तो थोड़ा सा हम लोग मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज करना होगा। ठीक है, चलो पहले हमको आप आपके पास क्वेश्चन होगा ना, हम सब चीज बता रहे हैं ताकि फॉर्मेट में सब चीज अच्छा से समझा सके। चलो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मेट खींचना है ना हम लोग को, ठीक है, रेडी करते हैं फॉर्मेट। ओहो, फॉर्मेट का तो कलर है गजब, पेन उठा लिए हैं, ठीक, ठीक है, एक सेकंड देना हमको, हाँ, ठीक है। देखो अब हम लोग ऊपर लिखते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं पार्टिकुलर्स,
यहाँ एक और कॉलम हम लोग बना सकते थे नोट्स नंबर का, चूंकि जगह कम था इसलिए हम छोड़ दिए उसको, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे कब का, 2023 का, 31/3/2023, और यहाँ 31/3/2024, ये छोटा हो गया जी। और यहाँ परसेंटेज होगा, ये क्या होगा यहाँ पे, परसेंटेज, चेंज इन परसेंटेज होगा ये, चेंज इन परसेंटेज होगा ये, चेंज इन क्या होगा, परसेंटेज कब का, ये 2023 का परसेंटेज, ये 2024 का, ठीक है। थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले हमको पता है, सबसे पहले हमको क्या लिखना है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सबसे पहले लिखा था इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो जो चीज क्वेश्चन में दिया है डिट्टो वही लिखेंगे। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख है 2023 का, हम बता दे रहे हैं 20 लाख है, और यहां हम लोगों का है 30 लाख, यहां हम लोगों का है 30 लाख, लिख दिए, ठीक है, हो गया। अब रूल के रिगार्डिंग इसमें ऐड किया जाता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हम लोग ऐड करेंगे, रुक जाओ इसका कलर चेंज करते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हम लोग ऐड करेंगे, इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में ऐड किया जाता है अदर इनकम को, ठीक है। तो अदर इनकम जो है मेरा 2023 का है 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया है, और ये हम लोगों का है यहाँ पे 4 लाख रुपया, 4 लाख रुपया है। तो जब इसको अब हम लोग जोड़ेंगे, क्या करेंगे, अब इसको जोड़ेंगे, ठीक है, जोड़ेंगे यहाँ, जोड़ेंगे यहाँ, तो हम लोगों का यहाँ पे निकल करके आ जाएगा, ये जोड़ेंगे तो निकल करके आ जाएगा टोटल इनकम, निकल के आ जाएगा टोटल इनकम। तो देखो भाई, पहले से 20 लाख था, अदर इनकम 2 लाख मिला, तो ये हम लोगों का हो गया 22 लाख। देखो हम लाख के एच करके लिख रहे, ठीक है, समझ जाना, ये 22 लाख है, ठीक है। ये कितना रुपया है, एक सेकेंड रुकना थोड़ा सा, ये कितना है, 22 लाख है, थोड़ा ज्यादा ही छोटा कर दिए, अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ये कितना रुपया है, ये 22 लाख है, ठीक है। और ये 30 लाख में 4 लाख जोड़ दिए, तो ये हम लोग का 34 लाख है, हो गया। फिर इसमें हम लोग लेस करते हैं, लेस करते हैं एक्सपेंसेस को, किसको लेस करेंगे, एक्सपेंसेस को। तो देखो ना, एक्सपेंसेस में तो हम लोगों को बोला है ना, एक्सपेंसेस है 17 लाख है और 25 लाख है, ठीक है। तो यहाँ एक्सपेंसेस है 17 लाख, और यहाँ एक्सपेंसेस है आपका 25 लाख, ठीक है। माइनस करेंगे, ठीक है, करते हैं माइनस, यहां से इसको बंद करेंगे, तो हम लोगों का ये निकल करके आ जाएगा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये हम लोग का क्या निकल के आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी कि एन पी या पीबीटी आप इसको बोल सकते हो, प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कि पीबीटी बोल सकते हो। तो देखो 22 लाख रुपया था, जिसमें से 17 लाख रुपया हम लोग का खर्चा हो गया, तो 22 लाख से 17 लाख घटेगा तो कितना बचेगा, 5 लाख, 22 लाख से 17 लाख घटेगा तो 5 लाख, और 34 लाख में से 25 लाख घट गया, तो 34 लाख में से 25 लाख घट गया, तो ये हो गया हम लोगों का 9 लाख, ठीक। अब चूंकि यहां से टैक्स भी तो माइनस करना है, तो फिर हम लोग यहां से लेस करेंगे, जो टैक्स माइनस करने बोला है, इनकम टैक्स माइनस करेंगे हम लोग, इनकम टैक्स। और देखो इनकम टैक्स साफ बोला था, अगर हम थोड़ा सा आप लोग को क्वेश्चन अभी दिखा सके तो देखो यहाँ पे साफ बोला है, ये रहा कि इनकम टैक्स जो है ये 2000, कहाँ गया, यहाँ आओ, इनकम टैक्स जो है वो 2023 का पेड करना है 35%, और इसका करना है 40%, दिख रहा है 35% और 40%, ठीक है। अगर 35% और 40% अभी अगर हम लोग टैक्स पेड करेंगे इन लोग का, 35% और 40% हम लोग अगर इसका टैक्स पेड करेंगे, चलो 35% और 40%, तो चलो काटते हैं, 5 लाख का 35% और 9 लाख का, यहाँ एक और जीरो होगा, 9 लाख का हम लोग पेड करेंगे आपका 40%, ठीक है। तो थोड़ा सा हम कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, 5 लाख है ना, चलो 5 लाख का कितना परसेंट बोल रहा है, 35%, 35 डिवाइडेड बाय 100, तो 1,75,000 रुपया होगा, ठीक है। और उसका 9 लाख है, 9 लाख का कितना परसेंट बोला है, 40%, 9 लाख का 40%, तो होगा 3,60,000 रुपया, ठीक। तो अब इसको फाइनली घटाएंगे, माइनस करेंगे, और माइनस करके हम लोगों का यहाँ पे फाइनली, फाइनली अब जो है वो निकल करके आ जाएगा हम लोगों का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको बोलते हैं हम लोग पीएटी या एनपीएटी, ठीक है। अब देखो 5 लाख में से 1,75,000 रुपया, 5 लाख में से 1,75,000 रुपया का तो हम लोग टैक्स दे दिए हैं, तो कितना रुपया बचा है, 3,25,000 रुपया हमको नेट प्रॉफिट हुआ, और उसमें 9 लाख प्रॉफिट था, 9 लाख प्रॉफिट में से कितना रुपया टैक्स दे दिए हैं,
3,60,000 का इनकम टैक्स दे दिए तो 5,40,000 हम लोगों का बचा। यही हम लोगों का क्या निकल करके आया है लास्ट में? आंसर निकल करके आया है। इसको यहां से कर देंगे क्लोज। ये तो बन गया, लेकिन इतना ही सिर्फ नहीं बनाना है, हमको इन दोनों जगह परसेंटेज भी निकालना है। अब ध्यान से समझना, अगर हम लोग सपोज कर लो कि अगर ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट रहता, तो इन लोग को कंपेयर करके यहाँ अमाउंट लाते, उसका परसेंटेज निकालते। लेकिन ये कंपैरेटिव नहीं है ना, ये तो कॉमन साइज है। 2023 का अलग परसेंट निकलेगा और 2024 का अलग। तो देखो, हमेशा याद रखना मेरा बात, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हमेशा माना जाएगा 100%, इसको याद रखना। ठीक, तो यहां देखो, जब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को 100% माना जाएगा, इसका मतलब है, जब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को 100% माना जाएगा, इसका मतलब है कि 2023 का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख है, तो ये 20 लाख यहां होगा 100%। यहां 20 लाख रुपया कितना होगा? ये 100% होगा। ठीक, और यहां 30 लाख जो है वो 30 लाख रुपया यहां 100% होगा। और इसके बेसिस पे सबका निकालेंगे। यानी अगर हम लोग यहां अदर इनकम का निकालेंगे, तो देखो अदर इनकम का कैसे निकालेगा, जिसको निकालना है उसको ऊपर लिखना। 2 लाख को ऊपर लिखेंगे, 2 लाख ऊपर लिखेंगे, डिवाइड करेंगे उसको 20 लाख से, सबको 20 लाख से डिवाइड करेंगे इस कॉलम में, और इस कॉलम में 30 लाख से। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख इंटू 100 करेंगे तो ये आएगा 10%। तो ये मेरा यहाँ पे हो गया 10%। सिमिलरली यहाँ भी, यहाँ देखो 4 लाख है, तो ये 4 लाख लिखेंगे नीचे, 4 लाख को डिवाइड करेंगे किससे? 30 लाख से। 4 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख, 4 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख और इंटू करेंगे 100 से। तो ये लगभग आएगा मेरा, ये लगभग मेरा आएगा आपका 1.33%। फिर इसका करेंगे वैसे ही, फिर इसका और इन सब का यहाँ पे परसेंटेज दिखाते जाएंगे। क्या करते जाएंगे? यहाँ से परसेंटेज सबका दिखाते जाएंगे। हो गया, यही चीज हमको परसेंटेज में दिखाना है। आशा करते हैं कि आपको परसेंटेज समझ में आ गया है। देखो, जब 22 लाख का निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे? 22 लाख को ऊपर लिखेंगे, डिवाइड करेंगे 20 लाख से और इंटू करेंगे 100 से। जब 34 लाख का निकालेंगे तो 34 लाख ऊपर लिखेंगे, 30 लाख नीचे लिखेंगे और डिवाइड करेंगे 100 से। आया समझ में? तो इसी तरीके से सबका हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सॉरी, सबका परसेंटेज निकाल लेंगे। 2023 का 23 के लिए, 2024 का 24 के लिए। तो इन सबका परसेंटेज कितना आ रहा है, नीचे आप लोग हमको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए। अगर आपको परसेंटेज नहीं समझ में आ रहा है, तो हम इन सबका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स पे पिन कर देंगे। इतना याद रखना, ठीक है? चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका अच्छा से। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोगों को बनाने के लिए मिल गया। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है। यहां बोला गया है कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का ही दूसरा नाम होता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। पहले हम एक बार क्वेश्चन आपको दिखा दे रहे हैं कि ये क्वेश्चन है क्या। स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए बोला। ठीक है, यहां दिख रहा है आप लोगों को क्वेश्चन, देखो दिख रहा है। यहाँ पे देखो, ये इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दिया है 20,000 का, क्लोजिंग स्टॉक यानी इन्वेंट्री एट द एंड, क्लोजिंग इन स्टॉक दिया है 10,000 का, परचेज दिया है 50,000 का, कैरेज इन वार्ड यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कैरेज ऑन परचेज 5,000 दिया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल करके पैसा मिला है 1 लाख। और हमको क्या निकालने बोल रहा है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालो। ठीक है, चलो अगर हम लोगों को स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए बोला, इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहे, ठीक है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए यहाँ पे बोल रहा है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ठीक है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो ना, ठीक। चलो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो हम लोगों को निकालने बोला है। ओहो, ठीक है। अब अगर स्टॉक टर्नओवर रेशियो हम लोगों को निकालने बोला, ठीक, तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है हमका स्टॉक टर्नओवर रेशियो, एसटीआर इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। ठीक, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो भाई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का दो फॉर्मूला होता है ना। सबसे पहला एक फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो नेट सेल तो यहाँ दिया है, देखो सेल्स दिया है 1 लाख का, लेकिन हम लोगों को यहाँ क्या नहीं दिया है? ग्रॉस प्रॉफिट तो नहीं दिया है, तो पहला फॉर्मूला नहीं बनेगा। उस कंडीशन पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का एक और फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस
माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये फॉर्मूला। तो चलो अब बात करते हैं हम लोग ओपनिंग स्टॉक कितना रुपया दिया है। ओपनिंग स्टॉक मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री दो 20,000 रुपया दिया है, 20,000 लिखेंगे। एक सेकेंड, हाँ थोड़ा साइड करके लिखते हैं इसको। ठीक है, यहाँ लिखते हैं 20,000 रुपया दिया है, प्लस करेंगे हम लोग परचेजेज। परचेजेज हम लोग का 50,000 दिया है, 50,000 प्लस करेंगे ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कैरेज इनवार्ड 5,000 दिया है, माइनस करेंगे हम लोग परचेज रिटर्न जो नहीं दिया है, माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक जो 10,000 रुपया हम लोगों का दिया है। तो अब देखो 20,000 में 50,000 जोड़ेंगे 70,000, 70,000 में 5,000 जोड़ेंगे 75,000, 75,000 में 10,000 घट गया तो ये हो गया 65,000। अब हम लोग को ऑप्शन नंबर बी पे क्या निकालना है, एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। तो बताओ यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कितना है 20,000 और क्लोजिंग स्टॉक है 10,000, यानी 20,000 और 10,000 30,000 और डिवाइडेड बाय 2 यानी ये हो गया 15,000 रुपया। और ये क्या आया, हो गया हम लोग का एवरेज स्टॉक। तो अब आ गया है दोनों, तब निकालेंगे देयरफॉर फाइनली स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आया था, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 65,000 आया है, 65,000 डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक कितना आया 15,000। अब 65,000 से 15,000 को डिवाइड करेंगे, आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, चलो डिवाइड करके देखते हैं 65,000 डिवाइडेड बाय 15,000। ठीक है, 65,000 डिवाइडेड बाय 15,000 तो ये आ गया हम लोगों का 65,000 डिवाइडेड बाय 15,000 ना, सही कर रहे हैं ना, 65,000 डिवाइडेड बाय 15,000 ओपनिंग इन्वेंट 20-30 ठीक है 15,000 तो आ गया ये 4.33%। ठीक है, और ये मेरा हो गया आंसर। कुछ छोड़ तो नहीं ना रहे हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एवरेज स्टॉक। ठीक है, और रुको परसेंटेज नहीं होता है ना, टाइम्स में आएगा ना आंसर, टाइम्स में आता है परसेंटेज में नहीं। ठीक है, ये मेरा हम लोगों का क्या आ गया, इतना हम लोगों का आ गया ये आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बन गया क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, ले लो और अपने से क्वेश्चन बनाना बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये भी हम लोगों को एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दिया है बनाने के लिए। क्या दे दिया है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। पहले हम आप लोगों को क्वेश्चन एक बार समझा दे रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ा दे रहे हैं कि क्वेश्चन में है क्या। रुको एक बार इसका थोड़ा सा करते हैं इसको, इतना बड़ा है। ठीक है, देखो क्या दे दिया है क्वेश्चन में, पहले वो देखना। हाँ, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए बी सी तीन पार्टनर एक फार्म में पार्टनर है, ए बी सी तीन लोग हैं। ठीक है, बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमको निकालना है और ये पार्टनर लोग अलग अलग समय में पैसा निकाला है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट है 15% है, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कटेगा 15%। ठीक है, चलो तो सबसे पहले बोल रहा है कि ए ड्रोन्स ₹20,000 फ्रॉम द फार्म इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ए ने फार्म से प्रत्येक माह के प्रारंभ में 2,000 निकाला। ए पर मंथ के ओपनिंग में निकाल रहा है। तो बताओ अगर पर मंथ के ओपनिंग में ए निकाल रहा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग। एक महीने में 2,000 निकाला तो 2,000 इंटू 12 महीने तक निकालेगा। एक सेकंड, हाँ ए का निकाल रहे हैं तो ए जो है मेरा 2,000 रुपया करके पर मंथ निकालेगा, यानी 12 महीना तक निकालेगा। इंटू रेट कितना दिया है 15%, यानी 15/100 इंटू एवरेज पीरियड। अब बताओ पर मंथ का ओपनिंग में निकालता है तो हम एवरेज पीरियड याद रखने बोले थे, पर मंथ का ओपनिंग होगा तो 6.5/12 तो ये हो गया 6.5/12। अब इसको हम लोग कर देंगे सोल्व। ठीक है, सोल्व करते हैं, इसको सोल्व किया जाए तो हम लोगों का हो गया है ये 2,000 करके 12 महीना तक निकाला। देखो कुछ नहीं करना, 12 से 12 काट देना, ये पॉइंट उठ के नीचे आ जाएगा, उसके बाद सोल्व करना बहुत ईजी तरीके से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, 24,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाय तो हो गया इंटू 6.5 डिवाइडेड बाय 12। हम थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, इसका 1950 रुपया इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा। ठीक, बी जो है वो भी पर मंथ 200 रुपया निकाल रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ हर महीने के क्लोजिंग पे निकाल रहा है बी। तो बी निकाल रहा है 2,000 रुपया करके, ये भी 12 महीना तक निकालेगा इंटू 15% रेट है इसका भी, और पर मंथ का क्लोजिंग बोला तो क्लोजिंग होने से एवरेज पीरियड होता है 5.5/12। तो इसको भी हम लोग सोल्व करेंगे। तो ये हो गया हम लोगों का, इसको सोल्व करना आराम से सोल्व हो जाएगा। ठीक है ना, हड़बड़ाना नहीं सोल्व करते समय।
24,000 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय 12। तो इसका होगा आपका 1320 रुपया। अब निकालते हैं सी का। तो सी जो है वो भी पर मंथ 200 करके निकाल रहा है एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ के मिडिल में। तो मिडिल का एवरेज पीरियड होता है 6/12, यानी ये भी 2000 रुपया करके निकालेगा हर महीना, यानी 12 महीना तक। और इसके बाद क्या बोल रहा है, 15% इसका भी रेट है और पर मंथ का मिडिल यानी 6/12। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का 24,000 का 15% आ गया 3600 और 3600 आधा। ठीक है, यानी 12 महीना के लिए 6 डिवाइडेड बाय 12, तो ये हो गया हम लोगों का 1800 रुपया। ठीक है, यानी कि ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया 1950, बी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया 1350 और सी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आया है 1800 रुपया। क्लियर है मेरा बात? बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगा। ठीक है, बस फॉर्मूला याद रखना है आपको कि ओपनिंग होता है तो क्या होगा, मिडिल होता है तो क्या होगा, क्लोजिंग होता है तो क्या होगा। ठीक है, आ गया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं अब। हो गया ना, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे, अब देखो 46 के बाद हम लोगों का आ जाता है सेक्शन सी। और हम अभी क्या बोले कि ये जो सेक्शन सी है हम लोगों का, सेक्शन सी हम लोग पढ़ेंगे बाद में, इसके बाद में, क्योंकि सेक्शन सी में काफ़ी ज़्यादा लंबा-लंबा क्वेश्चन है, उसको बताने में टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग इसको आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है? तो आई होप आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी बहुत अच्छा से समझ में आ गया। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो या तो हमसे कॉल करके डिस्कस कर लो या नहीं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमको पूछ लेना, हम आपके सारे सवालों का जवाब आपको दे देंगे, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।